उसका सब लोग अपना शंखनाद करने में लगे हैं। अब आप सोचिए कि किसी सीमा पर दो पक्षों के बीच, आप चीन समझ लीजिए, भारत समझ लीजिए, पाकिस्तान समझ लीजिए, एक चौकी पर एक दूसरे के खिलाफ गोलियां बरस रही हों, एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा हमला हो रहे हों। उसके बाद राज्यसभा में भी मेरा ख्याल है कि 5-6 उनको टर्म, क्योंकि गिनना नहीं चाहिए, चूंकि वो तो लगातार इतने लायल थे, उनकी जरूरत यहां थी, इसलिए नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। गठबंधन ये कैसा बंधन है? कई तरह के बंधन होते हैं, लेकिन ये गठबंधन कैसा है? बेमेल गठबंधन है या दूर तक चलने वाली दोस्ती, बहुत एक दूसरे से साथ काम करने वाली दोस्ती, वैसा गठबंधन है? आजकल चुनाव के बिगुल के साथ साथ जैसे उसका सब लोग अपना शंखनाद करने में लगे हैं। अब आप सोचिए कि किसी सीमा पर दो पक्षों के बीच, आप चीन समझ लीजिए, भारत समझ लीजिए, पाकिस्तान समझ लीजिए, एक चौकी पर एक दूसरे के खिलाफ गोलियां बरस रही हों, एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा हमला हो रहे हों, और दूसरी चौकी पर आदेश आता है कि नहीं, दोनों मिलकर के अभ्यास करेंगे, दोनों साथ साथ काम करेंगे, उन सैनिकों पर क्या असर होगा? ये अंदाज लगाइए कि किस युद्ध में, चूंकि राजनीतिक युद्ध तो है, राजनीतिक लड़ाई कहते हैं ना, वो ये तो नहीं कहते कि हमारी पर्सनल लड़ाई है। वहां गोलियां चलती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये ठीक है, सीमा पर शांति हो और बाघा बॉर्डर पर जो है वो उस समय एक दूसरे को त्योहार के समय मिठाई बांट दे, जो युद्ध विराम रहा हो। लेकिन जिस समय पीक पर हो, ऐसे समय में कैसा बेमेल गठबंधन से उनके साथ काम करने वाले नेता कार्यकर्ता उस चुनाव के समय में क्या करेंगे? ये थोड़ा सा मैंने झलक इसलिए दिखाई क्योंकि तो आप दिन भर से या कई दिनों से सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन में समझौते पर वार्ता। अब फैसला हो गया, वो भी कहां, दिल्ली और कितने महत्वपूर्ण हरियाणा, पंजाब, गोवा। लेकिन दिलचस्प है दिल्ली का। दिल्ली में 3 सीटें उन्होंने कृपा करके, आम आदमी पार्टी कहती भाई हमारा तो बड़ा प्रभाव है, विधानसभा में हम जीतते हैं, नगर निगम में जीतते हैं, बड़े भावतोल, बड़ा मशक्कत के बाद अंततोगत्वा ये घोषणा कर दी गई, 3 सीटें हम कृपा पूर्वक दे रहे हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस भी कह रही हम बड़े उदार हैं, जो गठबंधन में रहना चाहते हैं, तो 4 सीट आम आदमी पार्टी की। पंजाब में लेकिन हम समझौता नहीं कर रहे, समझो तो हम वहां दोनों लड़ेंगे। पंजाब के नेता कार्यकर्ता कहते भाई हम इनके साथ कैसे करेंगे, पिछले चुनाव में लड़ रहे थे। अब होगा क्या, जो नेता पंजाब कोई ऐसा तो दूर नहीं है, हरियाणा तो दूर नहीं है, यहां से निकलिए 3-4 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं पंजाब। कई साधन है, अब तो हवाई जहाज भी है, लेकिन मान लीजिए गाड़ियों से भी जो कार लोग जाते हैं वो 4-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भाषण दिया, फिर वहां जाके देना है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में नारे लगाए है, सिख दंगों के जिम्मेदार कौन? कांग्रेस। भाजपा पे कटेंगे। गठबंधन कहने को इसीलिए है कि जेल जाने के, ईडी के खतरे से परेशान अरविंद केजरीवाल के मंत्री रोज कहते हैं अब तो जेल भेजने वाले हैं, मतलब कई महीने हो गए। पहले केजरीवाल कहते थे हमें जेल भेज दो। अब उनके 2 मंत्री जेल में रहे, सांसद भी अभी तक जेल में हैं। अब ऐसी स्थिति में अब वो रोज कहते हैं कि मुझे जेल भेजने खतरा है। राहुल गांधी कई जगह जमानत पर है, कहीं मानहानि के मामले पे है, कहीं हेराल्ड के मामले में है, कहीं कुछ है, और उनको भी या उनके परिवार के लोगों को डर लगा रहता है कि पता नहीं ईडी या कोई सीबीआई या किस जांच में हमारे किस नेता फंस जाए, या कहां हमारा नाम आ जाए, कहां वो लंदन में जो जांच पड़ताल हो रही है किसी परिवार के नाम पर, तो उसमें कहीं और उसके खिलाफ कार्रवाई के सबूत तो नहीं मिल रहे हैं, वो डरे हैं। तो जेल में रह के दोस्ती होना अलग बात है, जेल जाने से डर और जेल जाने से पहले। इमरजेंसी में कई लोग नेता जेल में रहे थे, अलग अलग विचारों के होते हुए उनमें दोस्ती होना समझ में आता है। यहां तो जेल में साथ रहने की जिनकी जरूरत हो, जैसे अभी भी मान लीजिए कोई नेता है जो चाहे हेमंत सोरेन है, वो भी तो पार्टनर है,
बहरहाल सबसे बड़ी बात जो गठबंधन आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया, अहमद पटेल जो इंदिरा गांधी के समय से ही जिनको मैं देखता रहा यूथ कांग्रेस के, तब भी मैं जर्नलिस्ट रहा हूं तब से, और इसलिए कह सकता हूं यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे, तब से उन्होंने राजनीति शुरू की। राजीव गांधी के कार्यकाल में तब तक वो सीनियर भी हो चुके थे और उनके दाएं हाथ की जो विशेष जैसे कहते प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव के रूप में मैंने राजनीतिक सचिव के रूप में जो रखे गए, उसमें अहमद पटेल एक प्रमुख थे। विश्वसनीय, फिर कोषाध्यक्ष का काम करना, लगातार लोकसभा के 2-3 चुनाव जीते उसी भरूच क्षेत्र से, और उसके बाद राज्यसभा में भी मेरा ख्याल है कि 5-6 उनको टर्म, क्योंकि गिनना नहीं चाहिए चूंकि तो लगातार इतने लायल थे, उनकी जरूरत यहां थी, इसलिए राजीव गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई उनको लेकर रिस्क इसलिए लेते कि उनके जैसा विश्वसनीय कोई था ही नहीं। सरकार और तालमेल में जो करना होता था, लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझाना है, तो वो और मोतीलाल वोरा और ऐसे कुछ नेता जो विश्वसनीय माने जाते थे, जिनको मैं देखता रहा हूं, बात करता रहा हूं, उन लोगों को उससे लगता था कि हाँ, अहमद पटेल एक बड़ी अहम भूमिका निभाते थे। गुजरात में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कांग्रेस वहां थी, लेकिन उसके बाद 2009 के बाद तो इसीलिए वहां भरूच में भी नहीं जीत पाई। लेकिन अहमद पटेल के परिवार के सदस्य फैसल, उनके बेटे, बेटी मुमताज, और बहुत ही शालीन, और बहुत, मैं ये भी जानता हूं कि अहमद पटेल को चूंकि वर्षों से मिलता रहा और देखता रहा, और वो अपने को पर्दे के पीछे हमेशा, कोई बड़े इंटरव्यू आप उनको नहीं मिलेंगे, जब कोई बड़ी मौके आते थे तभी वो कुछ खुल के बोलते थे, वरना सबसे बात करना, उनको जानकारियां भी देना जो आवश्यक है पार्टी या देश के हित में। और उनके परिवार के सदस्य पिछले कुछ चुनावों के समय से वो सक्रिय भी रहे, वहां पर अपना कार्यकर्ता की तरह से जो काम करना होता है, चूंकि अहमद पटेल को परिवार को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके रहने के बाद भी 2-3 वर्ष न रहे जब वो, तो उसके बाद से उनकी बेटी भी काम कर रही थी, फैसल भी, और एक दिन पहले तक वो यही कहते रहे कि देखिए हम इसका, चूंकि रोज में तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था, आम आदमी पार्टी तो पहले से कहती यहां लड़ेंगे, चूंकि अरे कांग्रेस कहां यहां जीत पाती, जबकि हर जगह पिछली बार भी कोई बहुत आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं, कांग्रेस को ही जो कुछ नुकसान कर सकती थी किया था, लेकिन वहां भी 2 सीट दे दी गई अहमद पटेल के साथ। कल्पना कीजिए दिल्ली में, जिसको वही अन्ना हजारे आंदोलन में जो अरविंद केजरीवाल, चूंकि सरकार उस समय मनमोहन सिंह सरकार थी, तो वो प्रणब मुखर्जी के पैर छू के उस कमेटी में भी, लोकपाल समिति में मैं रहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और जैसे ही चुनाव के मौका आया, कभी कांग्रेस का साथ लिया, कभी बीजेपी का साथ लिया, और जब सत्ता में आने के लिए शीला दीक्षित, जो उमाशंकर दीक्षित जिनसे मैं उनसे भी मिलता रहा हूं, वो कोषाध्यक्ष थे उस परिवार के, शायद तब राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं थी, केवल परिवार के सदस्य के नाते देखती थी। संदीप दीक्षित जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ भी एनजीओ के नाते तब कोई उम्मीद नहीं करते थे वो भी कि शायद राजनीति में आएंगे, लेकिन उसके बाद जो शीला दीक्षित को हराने के लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में तबाह करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अभियान चलाया, उसमें चाहे हो सकता है बीजेपी की भी सहायता उस समय जो मिलती थी कि विरोध तो हमें करना है कांग्रेस का, भ्रष्टाचार के नाम पर करना है। शीला दीक्षित के जीवित रहने के बाद भी यही दावा होता रहा कि उस समय काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, हम काम करते हैं। आज इसी दिल्ली में उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का क्या होगा जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी का झंडा लेकर के कहना होगा कि हाँ हमारे गठबंधन में है तो आप इनके लिए वोट दीजिए, और पास की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, वहां पर कहेंगे कि नहीं हम वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं, मतलब वो चाहे उस सीट पे नहीं लड़ रही है, लेकिन उसके कार्यकर्ता जनता किधर जाएगी, वो कहां जाएगी। जो नेता पंजाब जा रहे हैं, पंजाब से यहां आकर के जो सिख दंगों की बात करेंगे दिल्ली के, उन्हीं आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता एक दूसरे के जाते हैं, जो थोड़ा उनकी प्रमुख भूमिका होती है, चाहे वो चंदा जुटाते हों, चाहे एनआरआई के रूप में आते हों, कनाडा से आते हों, अमेरिका से आते हों। अरविंद केजरीवाल तो यही दावा है कि हमें तो विदेश से बहुत सहायता मिलती है, बहुत लोग पूरे हमारे आंदोलन में सूचना के अधिकार के नाम पर राजनीति में आए थे, लेकिन अन्ना आंदोलन के नाम पर भी उन्होंने जो करप्शन के खिलाफ अभियान चलाया था, करप्शन में सबसे ज्यादा उन्हीं के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ठीक है, कानून कायदा है, हो सकता है वो कब उनको उस केस का काम अंत होगा हमें नहीं मालूम, वो सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा तो कितने वर्ष निकल जाएंगे। लालू यादव का भी यही हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो समझौता गुजरात और दिल्ली के लिए हुआ, तो शीला दीक्षित
जो परिवार गांधी परिवार की करीब रही, उनको लगातार उनके और उनकी पार्टी को लगातार दिल्ली में ध्वस्त करने वाली पार्टी के साथ कांग्रेस ने राहुल गांधी जी की चूंकि दबाव है कि नहीं, इंडिया गठबंधन हमारा जो है वो गठबंधन कितना है, नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी से भी अभी हाथ पे जोड़े जा रहे हैं कि चलो 2 सीट पर हो दे दीजिए कुछ। अब पहले तो साफ उन्होंने कह दिया था कि अब नहीं देंगे, लेकिन इनको लगा था नहीं हम ज्यादा सीटें लेंगे। अब अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी से दया में कुछ मिल जाए ममता जी से 1-2 सीट दाम के लिए तो उपस्थिति रहे। और सीपीएम अब तक जितनी घटनाएं हो रही हैं, आज तक सीपीएम के नेता और ममता बनर्जी के बीच घमासान युद्ध चल रहा, अधीर रंजन चौधरी के बीच में घमासान युद्ध चल रहा, लेकिन कहा रही है तो कहा सुनी होती रहती। कहा सुनी है लगातार जिस सरकार को भंग करने की मांग जो पार्टियां करती हैं, अब ममता के गठबंधन से क्या सीपीएम काम कर सकती है या कांग्रेस काम कर सकती है? और जब वहां नहीं करती, केरल में क्या करेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी? कहेगी सब कांग्रेस को सीटें मिल जाए, लेकिन हाँ वहां गठबंधन है, केरल में नहीं गठबंधन होगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये बेमेल जो गठबंधन है, और इसमें किस तरह से गुजरात में चलिए 2 सीट आम आदमी पार्टी को दे दिया और कांग्रेस समझती है हम अपने बल पर, तो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल जब मीटिंग करेंगे और गुजरात के 2 सबसे बड़े औद्योगिक घराने, इसको आप कह सकते हैं आज की इसमें देश के विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंबानी समूह, रिलायंस या अडानी समूह, जितना गुजरात के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए काम हुआ है, उससे पहले से भी अंबानी कोई आज से तो आए नहीं थे, उसके पहले भी राजीव गांधी के कार्यकाल में भी अंबानी या रिलायंस का उदय हो चुका था, अडानी उसके बाद धीरे से बढ़े हैं। उनके खिलाफ अभियान लगातार देश भर में चलाने वाले क्या गुजरात में किस मुंह से वोट मांगेंगे कि यहां पूंजी आई तो गड़बड़ घोटाला हुआ है? यदि वहां औद्योगिक विकास हुआ है, जामनगर से लेकर के जितना बड़े पैमाने पर गैस कहें, ऊर्जा कहें, सौर ऊर्जा कहें, औद्योगिक विकास कहें, व्यापारिक विकास कहें, इन समूहों का देश विदेश में जो नाम हुआ, उनको गालियां देकर के दोनों पार्टी कितना ज्यादा ताकतवर बन करके सामने आएगी। और उन आत्माओं को, जैसा मैंने कहा, अहमद पटेल और शीला दीक्षित ही नहीं, राजीव गांधी भी जिनके लिए हमेशा, जिसके लिए वो कहते थे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, नेहरू कहते रहे कि जाति जनगणना ही नहीं होना चाहिए, उन दलों के साथ आप, खास करके लालू यादव की पार्टी के साथ आप समझौता करके आप चाहते हैं कि हाँ हम बहुत आगे बढ़ेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन भी अभी तो जेल में ही है, ईडी की कार्रवाई में उनको विधानसभा के लिए भी अनुमति नहीं मिली कि वो आ सके। केवल एक बार उनको अनुमति मिल गई थी, लेकिन अब तो उसको कहा गया ऐसा नहीं कि ना सामान्य कार्रवाई में भी हिस्सा ले सके। ऐसी स्थिति में जेल याफ्ता या जेल जाने वाले लोगों का गठबंधन कहाएगा, या जो पुराने नेता रहे, भूलो उन लोगों को, क्यों याद करते हो अपने पूर्वजों को, जाति याद रखिए, ये उनका है आदेश। राहुल गांधी जाति की बार बार बात करते हैं, कोई उनसे ये नहीं कहता कि आपके नाना, आपके पिता, और नाना भी क्या आप कहेंगे कि आप देखिए कि नेहरू जी के कार्यकाल से, राजीव गांधी के, राहुल गांधी के नाना तो नहीं होंगे, वो तो इटली में रहते हैं, लेकिन उनके दादी यदि आप कहें तो उस दृष्टि से उनके और परिवार के जो लोग हमेशा, जिन्होंने कंपनी बनाकर अखबार भी निकाला, देश राज, नवजीवन, क्या उसमें भी जातीय आधार पर काम हो रहा था? जितने संपादक रखे उनमें से तो जो कोई बताए कि उसमें कितने पिछड़े रहे होंगे। अब तो कंपनी उनके हाथ में आने के बाद भी उन्होंने क्या किया? क्या उसमें ऐसे लोग रखे गए जो बिल्कुल ही पिछड़े वर्ग के हों? वो तो नाम के लिए चल रहा है, इसलिए ज्यादा न भी हो, जितने कम संख्या उसमें भी कोई प्रतिशत वो कहे 50% हमने रख लिए, इतने संपादक बना लिए, इतने प्रकाशक बना लिए, कभी कुछ ऐसा कह सकते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में कहें, प्रशासन में कहें, जिस मुद्दे को लेकर के ये लड़ना चाहते हैं इस गठबंधन के नाम पर, जातीय आधार पर कैसे है, क्यों नहीं है आईएएस ज्यादा, तो प्रशासनिक सेवा में नेहरू से लेके राजीव गांधी तक या मनमोहन सिंह सरकार तक, क्या उन्होंने किस लोगों को ऐसा सबको रख दिया था क्या? या उनकी कैबिनेट में इतने ही लोग बैकवर्ड के रखे गए थे क्या, दलित रखे गए थे क्या? और मैं 50 ऐसी सूची दे सकता हूं जो उनके साथ के सलाहकारों को नहीं मालूम है कि कितने ही पत्रकार है, पहले भी थे बैकवर्ड, उसमें से जो हमारे फीचर एडिटर भी रहे, संडे एडिटर्स रहे,
या कई ऐसे संस्थानों में, दूसरे अखबारों में, आज भी चैनल्स में 50 हमारे समन्वयक जो हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग एडिटर का काम करते हैं, ऐसे इतने लोग हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटी से भी हैं, कोई मुस्लिम भी हैं, वो किसी अपर कास्ट के भी हैं। तो जाति के आधार पर तो कोई आकलन में डॉक्टर का नहीं हो सकता कि ऑपरेशन करना पूछे जाति कितने डॉक्टर हैं भाई, क्यों इतने डॉक्टर बैकवर्ड है कि नहीं है। होना चाहिए, हर वर्ग से होना चाहिए, लेकिन उनकी योग्यता के आधार पर होगा। उस नारे पर ये दोनों गठबंधन, बेमेल गठबंधन जिसको कह सकते हैं, महाराष्ट्र का भी कोशिश हो रही है। उद्धव ठाकरे को इन्होंने फोन किया है। अब शिवसेना लगातार जीवन भर कांग्रेस जिसके खिलाफ काम करती है, और उसके बल पर वो महाराष्ट्र में भी दोनों अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। शरद पवार तो सोनिया गांधी का हाथ छोड़ करके गए थे, लेकिन चलिए वो तो पुराने कांग्रेस ही है। लेकिन शिवसेना, लालू यादव के आरजेडी, ऐसी पार्टियों के साथ, और अन्ना, खास करके अन्ना आंदोलन के नाम पर, अन्ना को तो भुला ही दिया गया। अन्ना हजारे कहाँ है, कहीं नाम दिखाई देता है आपको? अरविंद केजरीवाल जिन्हें भुला चुके, अब अरविंद केजरीवाल जिन औद्योगिक विकास के विरोधी, अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, सबका विरोध करके केवल पता नहीं किस कम्युनिस्ट सिस्टम को, माओवादी सिस्टम को लाने की कल्पना करके जो चुनावी मैदान में है, और वो कांग्रेस पार्टी में जो लोग चुनाव में हारे हुए या चुनाव में कभी जीते नहीं, उनके सलाहकारों के बल पर ये गठबंधन कागज पर सफलता मिले लोकतंत्र में, और ठीक है, जीते हैं, सरकार बना ले। जैसे वीपी सिंह की सरकार कितने दिन चलाई थी, चरण सिंह की सरकार कितने दिन चलाई थी कांग्रेस ने, चंद्रशेखर की सरकार कितने दिन चलाई थी, देवगौड़ा की सरकार कितने दिन चलाई थी। तो दूसरे को भी यदि स्वीकार करेंगे तो उसको कितने दिन चलने देंगे, और जब खुद रहेंगे तो गठबंधन कितना उनसे ब्लैकमेल करेगा। राजीव गांधी की हत्या के आरोप जिन लोगों पर लगा रहे थे, आज आप उनके साथ गठबंधन प्रमुख के साथ भी आप जो किया है और करने जा रहे हैं पूरे गठबंधन का, तो ये कैसा मेल, ये क्या बेमेल, फैसला तो जनता करेगी, और उनके कानूनी मामलों का फैसला अदालत करेगी। एटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एटर साहिब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मित्रों को ग्रुप्स में भेजें, और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।